हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिविर कॉमर्स क्लास। एंड हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी स्टडी बिल्कुल फ्री में क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। बस आपको केवल क्या करना है, मोटिवेशन देना है, सब्सक्रिप्शन करना है, बाकी इसके अलावा कोई भी इसका चार्ज नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। क्लास 11th में आपने भी पढ़ी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा अलग है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी क्या थी, इकोनॉमिक्स की ब्रांच थी। इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच होती हैं, एक आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, क्लास 12th में पढ़ेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which studies economic issues or economic problems at the level of an economy as a whole। देखिए, डिफरेंट वर्ड क्या है आपके लिए, केवल मैक्रो इकोनॉमिक्स और एज अ होल। ठीक है, बाकी पूरा का पूरा जो है आपकी क्लास 11th की ही डेफिनेशन है। और अब हम इसका मतलब ये है कि हम जो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, वो जो स्टडी करेंगे वो किस पर करेंगे, पूरे होल कंट्री के ऊपर करेंगे। अभी आपने जो क्लास 11th में स्टडी की थी वो केवल कंज्यूमर की डिमांड, प्रोड्यूसर की सप्लाई और ज़्यादा से ज़्यादा एक मार्केट के बारे में स्टडी की थी। और जबकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में एज अ होल पूरी कंट्री की मार्केट की डिमांड, पूरी कंट्री का सप्लाई, है ना, तो इस तरीके से हम पूरी स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेफिनेशन के बाद डिफरेंसेस माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं और केस स्टडी या फिर आपको फिलअप्स किसी भी फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, कभी एमसीक्यू में कहीं ना कहीं आपको ये लिंक करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है हमें। सबसे पहला जो डिफरेंस है, 7 डिफरेंसेस हैं आपके, ये इसमें मैंने आपको 3 करे हैं और नेक्स्ट करवाऊंगी। फर्स्ट, लेवल ऑफ स्टडी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ चुके हैं, तो आपने किसके ऊपर स्टडी की थी, स्कैरसिटी एंड चॉइस की थी। स्कैरसिटी क्यों होती थी हमको, क्योंकि ह्यूमन वांट्स कैसी थी, अनलिमिटेड थी और रिसोर्सेज लिमिटेड थे। जब हमारे पास क्या होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, तो हमें किसी न किसी चीज की स्कैरसिटी लगती है। चॉइस क्यों थी, क्योंकि आपके पास अल्टरनेटिव यूजेस थे। तो दोनों जो प्रॉब्लम थी वो किसकी थी, एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, कंज्यूमर की या फिर प्रोड्यूसर की, है ना, हाउस होल्ड हो सकती थी, फर्म हो सकती थी और कोई इंडस्ट्री हो सकती थी। तो हमने जो माइक्रो लेवल पर जो स्टडी की है वो स्कैरसिटी एंड चॉइस की है, वो भी किस लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर। ठीक है, जबकि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्टडी करेंगे स्कैरसिटी की, वो किस पर करेंगे, एज एन इकोनॉमी, पूरा होल, पूरी कंट्री के बारे में कि हमारी कंट्री में कौन से रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है। ठीक है, सेंट्रल इश्यू क्या था हमारे लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मीन्स जैसे आपके पास मनी है, ठीक है, जो भी है आप उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाना चाहते थे। इसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम यही करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमारी जीडीपी जो है, जीडीपी से जो पैसा आता है उससे हमें क्या करना है, उसके हमारा गवर्नमेंट के पास क्या रिसोर्स है, जीडीपी। अब उस जीडीपी को वो कैसे रिसोर्स को यूटिलाइज करे कि मैक्सिमम क्या हो सके, क्योंकि हम किस में एग्जिस्ट करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में हमें वेलफेयर का भी ध्यान रखना है और जीडीपी को इंक्रीज करने का भी ध्यान रखना है। तो गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाता है जरूरी कि वो क्या देखे कि ओवरऑल आउटपुट कैसे, प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हो, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो जीडीपी इंक्रीज होगा, है ना। और अगर वो वेलफेयर ही पूरी तरीके से करेगी तो देश का जीडीपी नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि पुअर लोगों के लिए अगर वो हेल्प करती रहेगी, वेलफेयर करती रहेगी, तो फिर वो जीडीपी इंक्रीज होने के कम चांसेस रहते हैं। तो हम मिक्स्ड इकोनॉमी में रहते हैं, तो हमें, हमारे लिए जरूरी है कि जीडीपी भी इंक्रीज हो और वेलफेयर भी हो। तो इसके बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। थर्ड है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मीन्स होता है कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन का मतलब सबको ऐड करके जो वैल्यू होती है। लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब है कि जब हम स्टडी कर रहे थे तो हमने किस चीज की थी, कंज्यूमर की, प्रोड्यूसर की, लेकिन साथ साथ हमने किसकी स्टडी भी की थी, एक मार्केट की और इंडस्ट्री की भी। तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि उसमें एक ही पर्सन था, उसमें कई सारे पर्सन थे। तो जो एग्रीगेशन था, जो कलेक्शन था, वो कितना था, लिमिटेड था। ठीक है, जो हमने स्टडी की थी वो कैसी थी, लिमिटेड थी। जबकि
मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो आप स्टडी करेंगे, एग्रीगेशन जो होगा वो कैसा होगा, पूरे होल इकोनॉमी का होगा। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंसेस हैं आपके। पहला क्या है, स्टडी जो होगी आपकी वो किस पर होगी, इंडिविजुअल लेवल पर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आप पढ़ चुके हो वो इंडिविजुअल लेवल पर आपने स्टडी की थी, कंज्यूमर की डिमांड, प्रोड्यूसर की सप्लाई, है ना। और इसमें क्या पढ़ा आपने, आप जो पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे, इकोनॉमी एज अ होल। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम क्या करते थे, हम अपने रिसोर्सेज का ऐसे यूटिलाइज करते थे कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वगैरह पढ़ा है ना हमने। इसी तरीके से इसमें भी हम क्या करेंगे, किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, देश का जीडीपी कैसे इंक्रीज होता है, कैसे इनकम जनरेट होती है, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ये सब स्टडी हम इसमें करेंगे। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, इसमें बहुत लिमिटेड डिग्री में एग्रीगेशन होता है। हम ये नहीं कह सकते कि एग्रीगेशन नहीं होता, केवल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर ही होते हैं। मतलब एक फर्म और एक इंडस्ट्री भी हो सकती है, तो उसमें कुछ लोग काम करते हैं। तो एग्रीगेशन कैसा होता है, लिमिटेड होता है। लेकिन इसमें जो एग्रीगेशन होगा डेटा का, वो आपका हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होगा। फोर्थ डिफरेंस है हमारा इकोनॉमिक वेरिएबल। तो इकोनॉमिक वेरिएबल जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, वो हमारे क्या हुआ करते थे, कंज्यूमर की डिमांड, प्रोड्यूसर की सप्लाई। कंज्यूमर डिमांड करता था किस पर, कब डिमांड ज्यादा करता था, जब उसको कम प्राइस पर कोई चीज मिलती थी। प्रोड्यूसर कब सप्लाई करता था, जब उसकी प्राइस, किसी गुड्स की प्राइस इंक्रीज होती थी। ठीक है, लेकिन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे, पूरी कंट्री का डिमांड, पूरे देश में लोग कितनी डिमांड कर रहे हैं, पूरे देश में कितनी सप्लाई हो रही है। ठीक है, उसके बेसिस पर ही हम स्टडी करने वाले हैं। फिर है फिफ्थ है हमारा इकोनॉमिक एजेंट। हमने इसमें कौन होते थे, हम किसके बारे में पढ़ा है हमने, कंज्यूमर्स के बारे में और प्रोड्यूसर्स के बारे में। कौन रेगुलेट करता था, कंज्यूमर ही सोचते थे, प्रोड्यूसर ही सोचते थे। लेकिन जब होल कंट्री के बारे में बात आती है तो कुछ अथॉरिटीज होती हैं, वो उनको रेगुलेट करती हैं। ठीक है, कौन रेगुलेट करता है, जैसे आरबीआई है। आरबीआई किसको रेगुलेट करती है, सारे सेंट्रल बैंक्स जितने भी हैं उनको कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई रेगुलेट करती है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये किसको करती है, आपको पता होगा ना, स्टॉक एक्सचेंज को करती है। शेयर मार्केट को पूरा कंट्रोल कौन करता है, सेबी, ताकि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके। फिर ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये किसको करती है, टेलीकॉम इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है। ठीक है, तो इसमें कौन होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, एज अ होल। ठीक है, पूरी कंट्री के जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनको आरबीआई कंट्रोल करेगी, रेगुलेट करेगी। सेबी किसको करती है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये किसको करती है, टेलीकॉम इंडस्ट्री को। ठीक है, तो ये क्या होती है, कुछ अथॉरिटीज होती हैं जो इनको रेगुलेट करती हैं। फिर है आपका सिक्स्थ है आपका मेथड ऑफ स्टडी। जब हमने स्टडी की थी तो हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था, साथ में मार्केट के फोर्स के अकॉर्डिंग हमने प्राइस को किया था कि अगर हम एक मार्केट में जाएं तो क्या होता है कि जब हम ज्यादा सामान लेते हैं तो प्राइस उसका क्या हो जाता है, सामने वाला शॉपकीपर हमें क्या कर लेता है, प्राइस को कम कर लेता है। तो हमने पढ़ा था पार्शियल इक्विलिब्रियम, कि हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था। उसमें इक्विलिब्रियम जो था वो कैसा था, पार्शियल था, क्योंकि वो उसका एक्चुअली प्राइस नहीं था। ठीक है, तो वो हमने पढ़ा था, कौन सा इक्विलिब्रियम था, वो पार्शियल इक्विलिब्रियम। जबकि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसी, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा कि एक किसी चीज का प्राइस कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और वो क्या होगा, पूरी की पूरी कंट्री के डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर ही किसी चीज का जब प्राइस डिसाइड होता है तो उसको हम बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस पॉइंट को अच्छे से करना है, और क्योंकि ये पॉइंट काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका एजम्पशंस। एजम्पशंस का मतलब होता है किसी चीज को एज्यूम करना। एज्यूम करने का मतलब है कि हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आर कांस्टेंट। हमने जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की थी तो हमने कोई बात नहीं की थी ना, हमने टॉपिक पढ़ा था कि इनकम क्या होती है देश की, नेशनल इनकम, देश की इनकम क्या होती है, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। हमने इसके बारे में कुछ नहीं स्टडी की। क्यों, क्योंकि हमने ये इन सब चीजों को क्या कर दिया था, कांस्टेंट कर दिया था। लाइक दैट जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कंज्यूमर या प्रोड्यूसर के बारे में बात नहीं करेंगे, हम एक मार्केट के बारे में बात नहीं करेंगे। जब भी हम बात करेंगे तो पूरी कंट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके बेसिक से डिफरेंस। सातों पॉइंट को आपको अच्छे से करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स।
तो क्या होता है कि कुछ कई हमारे है ना, आपको ये डिफरेंसेस में मिलेगा, ठीक है। कई हमारी जो पुरानी बुक्स है उसमें ये डिफरेंसेस में दिया हुआ है, लेकिन जो न्यू बुक्स है उनमें ये अलग से टॉपिक दिया हुआ है, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप माइक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई चीज़ अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर आप मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हो सकता है कि वो अच्छी ना हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है कि इज सेविंग इज वर्च्यू और वाइस, ठीक है। तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है सेविंग। सेविंग देखिए, अगर इंडिविजुअल क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि उसके फ्यूचर में वो काम आती है। तो इंडिविजुअल लेवल पर तो क्या है, वो अच्छी है, वर्च्यू है, ठीक है। लेकिन अगर पूरी होल इकोनॉमी, पूरे देश में सभी के लोग क्या करने लगे, ऑल क्या करने लगे, सेविंग करने लगे, ठीक है। सभी लोग अगर सेविंग करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि अगर मैंने ज्यादा सेविंग की तो मैं एक्सपेंडिचर कम करूंगी, जब मैं एक्सपेंडिचर कम करूंगी तो वो भी किसी न किसी की जाके इनकम बनते हैं और उसकी इनकम कम हो जाएगी, तो वो भी क्या करेगा, वो भी सेविंग ज्यादा करेगा और वो भी एक्सपेंडिचर कम करेगा, है ना। फिर वो भी ऐसे ही करेगा कि वो भी सेविंग ज्यादा करेगा और एक्सपेंडिचर कम करेगा। जब सब लोग एक्सपेंडिचर कम करेंगे तो पूरी सबकी क्या हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी। इसीलिए सेविंग को माइक्रो लेवल पर तो अच्छा माना जाता है, लेकिन मैक्रो लेवल पर वाइस माना जाता है ना, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है हमें कि ये क्वेश्चन कई बार आता है, एक प्राइस जनरल प्राइस लेवल और पार्शियल इक्विलिब्रियम का, और ये वाला सेविंग वाला, ठीक है। बाकी कोई सा भी आ सकता है, क्योंकि ये दो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से ही लर्न करने हैं। तो समझ में आया ये। फॉर एग्जाम्पल की देखो, जैसे मेरे पास कितने हैं, 1000 रुपीज है और मैं इसको कितना कर रही हूँ, 200 सेविंग कर रही हूँ, ठीक है। मैं सेविंग कर रही हूँ कितना, 200 की, तो मैंने एक्सपेंडिचर कितने का किया होगा, 800 का किया होगा कि नहीं किया होगा। लेकिन अगर मैं सेविंग कितनी करती, 50 करती, है ना, तो मैं एक्सपेंडिचर कितना करती, 950। तो वो किसी ना किसी की, जब मैं जो एक्सपेंडिचर करती हूँ वो किसी ना किसी की जाके क्या बनते हैं, इनकम बनते हैं। तो मान लो ये बी पर्सन की क्या बने, इनकम बनी, तो इसने भी क्या किया, सेविंग की, ठीक है। अगर ये भी सेविंग ज्यादा करेगा तो फिर ये एक्सपेंडिचर भी कम करेगा, है ना, तो उसकी सामने वाले की भी इनकम कम हो जाएगी। तो अगर हम देखें तो मैक्रो लेवल से ये क्या होता है, मैक्रो पैराडॉक्स देखें तो ये वाइस होता है, बुरा होता है, क्योंकि सभी लोगों की क्या हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी, तो फिर देश का जीडीपी कैसे ही इंक्रीज होगा, है ना। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सिग्निफिकेंस का मतलब है उसकी इंपॉर्टेंस, मींस हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ के क्या सीखेंगे, है ना। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हम पूरी ओवरऑल हम क्या लर्न कर पाएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम क्या सीख पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या सीखेंगे पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। देखिए, जैसे आप अपनी इनकम जनरेट करते हैं, आप अपनी इनकम को कैसे देखते हैं, जब आप क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो आपको पता पड़ता है कि आपकी इनकम इतनी है। इसी तरीके से हमें क्या सीखना है कि पूरी कंट्री की इनकम कैसे देखी जाती है ना। आपने अकाउंट पढ़ा, आपने पढ़ा कि हम अपनी प्रॉफिट और लॉस देखते हैं, इसी तरीके से पूरे देश में कितनी इनकम हुई है इसका एस्टिमेशन करेंगे हम इस चैप्टर में। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ कितना है, जैसे कि हमारे इंडिया में तो अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी है, लेकिन हमें उस एम्प्लॉयमेंट को कैसे और जनरेट करना है, ठीक है। तो उसकी थ्योरी हम पढ़ेंगे सेकंड इस चैप्टर में। थ्योरी ऑफ मनी, मनी फ्लो होता है ना, कि देखा होगा आपने कई बार की कंट्री में बहुत ज़्यादा लोग लोन दे रहे हैं, बैंक बहुत ज़्यादा लोन दे रहे हैं, ठीक है। तो मनी फ्लो ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है कि मनी फ्लो को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। क्योंकि मनी फ्लो होगा, अगर ज़्यादा फ्लो होगा तो लोग क्या करेंगे, कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे। जब कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे तो फिर लोग क्या करेंगे, डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। जब डिमांड ज़्यादा करेंगे तो किसी भी चीज़ की प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि हमने तो 11th क्लास में भी सीखा है कि किसी भी चीज़ की डिमांड जब ज़्यादा होती है तो उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है, और जब उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो इन्फ्लेशनरी गैप हो जाएगा, महंगाई हो जाएगी, है ना। इसी तरीके से लोग डिमांड कम कर रहे हैं, है ना, तो डिमांड कम कर रहे हैं
तो फिर क्या होगा, डिफ्लेशनरी गैप आ जाएगा, क्योंकि लोग डिमांड कम कर रहे हैं तो उसकी प्राइस भी कम हो गई, है ना। तो फिर डिफ्लेशनरी गैप आ जाएगा। तो आरबीआई उनको कैसे रेगुलेट करती है, कैसे स्टेप उठाती है, वो सब सीखेंगे हम इन चैप्टर्स में। फिर गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट कैसे बनता है आपको पता होगा, 1 फेब को गवर्नमेंट बजट बनता है, ठीक है, जो फाइनेंस मिनिस्टर बनाती है। बजट का मतलब होता है कि जो अपकमिंग डिसीजंस जो आपको लेने होते हैं, ठीक है। जैसे हम भी अपनी फैमिली बजट बनाते हैं कि भाई हमें इतनी इनकम होगी तो हम इसमें से इतना इतना एक्सपेंडिचर करेंगे, हुआ नहीं है, ठीक है। एक तो होता है कि हो जाता है, एक होता है बजट कि हम आने वाले ईयर में ये एक्सपेंडिचर करेंगे। आपको एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ऐसे ही जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, उसको एक एज्यूमिंग फिगर होती है कि हमारे देश के ऊपर इतना क्या आएगा, टैक्स रेवेन्यू आएगा हमारे पास, तो उससे वो क्या क्या करेगी, क्या क्या स्टेप उठाएगी, तो वो बजट में मेंशन होता है। तो गवर्नमेंट कैसे बजट बनाती है वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि जैसे हम बजट बनाते हैं तो हो सकता है कि कई बार वो बजट हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएं। जब ज्यादा हो जाएंगे तो आपकी क्या होगा, डेफिसिट हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपने एक्सपेंडिचर ज्यादा कर दिए और आपको इनकम थी कम, तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा। इसी तरीके से हो सकता है कि आपके एक्सपेंडिचर कम हो और रेवेन्यू ज्यादा आ जाए, तो हो सकता है कि आपके पास सरप्लस हो जाए। तो पूरे कंट्री के ऊपर कैसे बैलेंस चलता है, कैसे जो डेफिसिट और कैसे सरप्लस मेंटेन करते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगी चैप्टर नंबर 2। मैंने क्या बोला, आपको क्या करना है, सिर्फ मोटिवेशन देना है और सब्सक्राइब करते रहना है। थैंक यू।